Good evening to you all. Today we will start with the polity section. So आज हम लोग polity section करेंगे. उसमें हम start करते हैं from the making of constitution. Okay. So and it will be go on. It will be a series of polity. So जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर making of the constitution है ना, फिर preamble, साइलेंट फीचर्स के बाद प्रीएम्बल, फिर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर फंडामेंटल राइट्स, डीपीएस भी हम कर चुके हैं, और प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फिर हम पार्लियामेंट में जाएंगे, देन आफ्टर हम स्टेट लेजिस्लेचर में जाएंगे, देन इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, सुप्रीम कोर्ट, फिर लोकल गवर्नमेंट, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, फिर हम इंपॉर्टेंट एक्ट्स देखेंगे, फिर उसके बाद हम सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हम देख चुके हैं पहले से ही. सो एक्सेप्ट टू वी हैव टू डू ऑल, सो प्लीज़ बी विथ मी एंड ऑल्सो you will get to know everything about polity, inshallah. Okay, let us start. So let us start with the making of the constitution. A constitution lays out certain ideals that forms the basis of a kind of a country a nation aspire to be, है ना. तो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्टली रिजिड है और पार्टली फ्लेक्सिबल है ना. हम तो जानते ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड का. सो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा पार्टली रिजिड है और पार्टली फ्लेक्सिबल है, ठीक है. While all democratic countries are likely to have a constitution, it is not necessary that all countries that have a constitution are democratic. ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में कि जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं आर लाइकली टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि जितनी भी सारी कंट्रीज़ हैं जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक हो, ठीक है. ऐसा भी नहीं है. फॉर एग्जांपल आप देख लो चाइना दे डू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन बट एक्चुअली दे आर नॉट डेमोक्रेटिक, ठीक है. दे प्रिटेंड दैट दे आर डेमोक्रेटिक बट एक्चुअली नॉट, दे आर कम्युनिस्ट वन. सो देर आर मैनी एग्जाम्पल्स यू कैन टेक जो कि डेमोक्रेटिक नहीं है बट एट द सेम टाइम दे हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन. ओके. ट्रेडिशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिगैन इन यूएसए इन 1787. यूएसए में क्या हुआ था, 1787 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन आया था, ठीक है. इंडिपेंडेंस ऑफ यूएसए 4 जुलाई 1776 में इंडिपेंडेंस ऑफ यूएसए हुआ था. अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, कम्युनिस्ट, ओलिगार्की, मोनार्की, टोटलिटेरियन. सो इंडिया में ज़्यादातर जगह पर प्रांतों में मोनार्की था, ठीक है, जहाँ पर क्या होता है गवर्नमेंट बाय सिंगल पर्सन, स्पेसिफिकली अ किंग और अ मोनार्क. एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया. So government by a single person, specifically king or a monarch, ठीक है. एग्जाम्पल लाइक नॉर्थ कोरिया. टोटलिटेरियन इसका मतलब होता है इट रेफर्स टू टोटल कंट्रोल ओवर लाइव्स ऑफ सिटीजन्स बाय हुएवर इज रूलिंग, ठीक है. जो भी रूल कर रहा है उसके ऊपर पूरा का पूरा टोटल कंट्रोल है सिटीजन्स के लाइफ का, ठीक है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज बीइंग आस्क्ड इन क्वेश्चन, आस्क्ड इन एग्जाम्स, डिफरेंट एग्जाम्स. ओके. ओलिगार्किक, government few or government of few, example China and Russia. Oligarchic. Okay. Communist, source or means of production controlled by the government, example China is a communist government. So जो source of means and production है वो कंट्रोल होता है किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा. ओके. अपना इंडिया क्या है, लेट अस सी. इंडिया क्या बना है और कैसे बना है, लेट अस सी. सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसका टाइमलाइन क्या है. 1928 में क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं. ये सारे के सारे बुलेट पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. एक एक बुलेट पॉइंट एक एक PYQ है ऑफ डिफरेंट एग्जाम्स, मल्टीपल एग्जाम्स आई शुड से. ओके. सो प्लीज़ ध्यान से सुनना एंड इट विल बी इनफ. वट एवर आई एम टीचिंग यू दैट विल बी इनफ फॉर द एग्ज़ाम्स. जस्ट इस वीडियो को 3-4 बार या 2 बार ही देख लेना अच्छे से. आई एम टेलिंग यू तुम एग्ज़ाम में क्लिक कर जाएगा, गारंटी क्लिक कर जाएगा, और एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है. सो जस्ट बी विथ मी. 1928 द अर्ली ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज़ नेहरू रिपोर्ट वॉज सबमिटेड बाय द ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस एट लखनऊ, ठीक है. नेहरू रिपोर्ट, नेहरू जवाहरलाल नेहरू नहीं थे वो, उनके पिताजी थे मोतीलाल नेहरू, ठीक है. तो 1928 में अर्ली ड्राफ्ट बना था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. नेहरू रिपोर्ट was submitted by all parties conference at Lucknow, ठीक है, chaired by Motilal Nehru, who was the father of
जवाहरलाल नेहरू। ओके, फिर 1934 एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय वॉज द फाउंडर ऑफ CPI, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो एम.एन. रॉय फर्स्ट प्रपोज द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया। इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार प्रपोज किया था किसने? एम.एन. रॉय ने, इन 1934। ओके, 1935 में 1935 में द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिमांड की गई थी INC के द्वारा। कब? 1935 में। 1934 में एम.एन. रॉय ने क्या किया? प्रपोज किया आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, बट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड ऑफिशियली किया गया था 1935 में। किसके द्वारा? INC के द्वारा। नाउ कम्स ऑफर्स फ्रॉम ब्रिटेन। ब्रिटेन के द्वारा ऑफर्स क्या दिए गए? रीज़न, ऑनगोइंग वर्ल्ड वॉर था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1939 टू 1945। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि वर्ल्ड वॉर के कारण उन लोगों को हमारे यहाँ से बहुत सारे सैनिक चाहिए थे, इसी कारण से उन्होंने ऑफ़र दिया हम लोगों को। अगस्त ऑफ़र 1940, ठीक है। क्रिप्स प्रपोजल 1942, वेवल प्लान 1945, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 विद 3 ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर्स, पैथिक लॉरेंस चेयरमैन, स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड A.V. अलेक्जेंडर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मतलब हर एक एग्जाम में पूछा जाता है इन तीनों के बारे में, राइट। पैथिक लॉरेंस चेयरमैन, स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड A.V. अलेक्जेंडर। ओके, ओनली कैबिनेट मिशन प्लान वॉज एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस, बाय बोथ द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, हेंस जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली था वॉज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू इट, ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान ही सक्सेसफुल हुआ था 1946 में, जहाँ पर पैथिक लॉरेंस चेयरमैन थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर तीनों के प्रतिनिधित्व में क्या हुआ था कि कैबिनेट मिशन प्लान को लाया गया था और उसके थ्रू हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुआ था, राइट। तो याद रखने के लिए ऑकर वाका, अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन, वेवल प्लान एंड कैबिनेट मिशन प्लान। We will read about this in history when we will do history, then we will discuss all in detail. Okay, so let us move forward. Reasons for rejection of former ones. Congress demanded Purna Swaraj, but Britishers offered dominant status. कांग्रेस हमेशा से ही पूर्ण स्वराज की डिमांड कर रही थी, बट ब्रिटिशर्स ऑलवेज ऑफर देम डोमिनेंट स्टेटस, ठीक है। अब डोमिनेंट स्टेटस क्या होता है कि भाई साहब आप लोगों के पास रहेगा, इट इज़ अ स्टेटस आप लोगों के पास गिवन टू सर्टेन कंट्रीज, है ना, गिवन टू सर्टेन कंट्रीज दैट अलाउ देम टू बी सेल्फ गवर्निंग। तुम सेल्फ गवर्निंग कर सकते हो वाइल रिमेनिंग द पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर के पार्ट तुम बने रहोगे और खुद से सेल्फ गवर्न कर सकते हो, लेकिन तुम ब्रिटिश के पार्ट हो, एम्पायर के। तो जो टर्म डोमिनियन है मीन्स दैट विच इज मास्टर्ड और रूल, ठीक है, मास्टर्ड और रूल, मतलब पॉलिटिकली ब्रिटिश इज इक्वल टू इंडिया, राइट, यही चीज़ था। तो आफ्टर दैट व्हाट हैपन दैट हम लोग डिमांड कर रहे थे पूर्ण स्वराज, हमें पूरा ही चाहिए, तुम्हारा पार्ट भी नहीं बनना है हमें, ठीक है, सिंपल सी बात है। सो दिस इज हाउ द रीजंस फॉर रिजेक्शन फॉर्मर वंस। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, किसने कहा था ये? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। In the famous speech Tryst with Destiny delivered on 14th August 1947 before Constituent Assembly, Nehru said, right? Nehru referred to Gandhi ji as the ambition of the greatest man of our generation has been to wipe every tear from every eye. Okay? So इन्होंने क्या कहा था नेहरू जी ने गांधी जी को रेफर करते हुए? The ambition of the greatest man of our generation has to wipe every tear from every eye. So this is what in Tryst with Destiny, a famous speech of Nehru in the Constituent Assembly on 14th August 1947. So that day must be remembered for every citizen of India. So let us start with the cabinet mission. Okay, cabinet mission plan. प्रोविजंस फॉर द कैबिनेट मिशन प्लान, जिसके कारण कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई, राइट, दिस वाज अ सक्सेस। सो टोटल सीट्स प्रोविजन क्या क्या है कैबिनेट मिशन प्लान के, क्या क्या थे? टोटल सीट्स 389 था, इलेक्टेड मेंबर्स 296। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डेटाज दैट और फैक्ट्स, वी नीड टू रिमेंबर इट, अदरवाइज एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, सो वी नीड टू रिमेंबर। ओके, इलेक्टेड मेंबर्स 296 रिप्रेजेंटेड ब्रिटिश इंडिया। आउट ऑफ 296
292 members came from governors province, 11 province in total. 4 members came from chief commissioner province, that is 4 provinces. Okay, these provinces are directly elected. Then comes nominated members. 93 members represented princely states that they didn't conduct elections. Rulers nominated members. Okay, so nominated members 93. So princely states से nominated members आए थे 93. Seat allocation क्या था? Seats allocated to British provinces were to be divided among 3 principal communities: Muslim, Sikh and General. Muslim, Sikhs and General. Muslim, Sikhs and General के through ये seats allocate हुए थे. 1 seat was to be allotted per 1 million population. Okay, per 1 million population मतलब 10 lakh population है ना, 1 million तो 10 lakh. So 1 seat was allotted per 10 lakh population. 10 लाख में एक सीट. So it was partly elected and partly nominated. ये partly elected था और partly nominated था. Method of election: indirect elections, proportional representation plus single transferable vote. तो किस किस का proportional representation and single transferable vote है हमारे executive? So executive में please let me know in the comment section. Elections held in July and August. जुलाई एंड अगस्त में हुआ था 1946 में. इसके रिजल्ट से मेजॉरिटी कांग्रेस INC पाई थी 208 सीट्स. ठीक है, मुस्लिम लीग ने 73 सीट्स पाई थी और इंडिपेंडेंट 15 सीट्स. एंड आफ्टर बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम लीग रिमेनिंग सीट्स 299 आफ्टर पार्टीशन में जब मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया तो वो लोग 299 रह गया. राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. as we always try to complete the class in 10 minutes, so please I need your cooperation. So we will do it as per different sections. It's just a small chapter that we will complete it by tomorrow. Okay, thank you.